आइए बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में इससे रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक देखे थे। जैसे हम लोगों ने सीखा कि पोवर्टी क्या है। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों देखा रिलेटिव पोवर्टी, एब्सोल्यूट पोवर्टी, ये सब चीजों के बारे में हमने देखा। अभी हम लोग बच्चों कैटेगराइजेशन ऑफ पोवर्टी कि पोवर्टी भाई, पोवर्टी की टोटल कैटेगरी कितनी है। आइए, तो सबसे पहला हम लोग कैटेगरी देखेंगे ऑलवेज पुअर। देखिए, सबसे पहला कैटेगरी में आता है बच्चों ऑलवेज पुअर। सब दोनों लोग ध्यान से देखिएगा। अच्छा, आप लोग नोट्स बना रहे हैं बच्चों? आइए बेटा, ऑलवेज पुअर किसको कहा जा रहा है? ठीक है, हम लोग इस पर बात करते हैं। देखिए, मतलब जो पोवर्टी की कैटेगराइजेशन की है, तो इकोनॉमिस्ट लोगों ने कहा है बच्चों कि दीज आर द पीपल हु आर बोर्न इन पोवर्टी, जो गरीबी में पैदा हुए, लिव्स इन पोवर्टी एंड डाइज इन पोवर्टी। मतलब ऑलवेज पुअर का क्या है कि दोस कैटेगरी है, वी कैन से these are the people who are born in poverty। देखिए बच्चों, इनके इनके बारे में कितना अच्छे से मतलब बता रहा है। डिस्क्रिप्शन देखिएगा किस तरीके से इकोनॉमिस्ट का कहना है, हु आर बोर्न इन पोवर्टी, पैदा हुए गरीबी में। अगला कहता है बच्चों लिव्स इन पोवर्टी, लिव इन पोवर्टी। फिर इकोनॉमिस्ट कहते हैं डाई इन पोवर्टी, डाई इन पोवर्टी। मतलब बच्चों, कहने का मतलब है कि जो, जैसे मान लीजिए अगर हम एक पोवर्टी लाइन ले लेते हैं बच्चों, मान लीजिए ये एक पोवर्टी लाइन है, पोवर्टी लाइन। तो जो लोग हमेशा से बीपीएल, मतलब सॉरी बीपीएल कह रहे, पोवर्टी लाइन के नीचे ही रहे, जो पोवर्टी लाइन के हमेशा नीचे रहे, मतलब जन्म भी हुआ गरीबी में, गरीबी में जी भी रहे हैं, गरीबी में जिया भी, गरीबी में मर गए। तो इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर हम कैटेगराइजेशन करते हैं तो ऐसे पुअर्स को, ऐसे पोवर्टी को हम लोग कहेंगे ऑलवेज पुअर। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे बच्चों, मान लो अगर कोई रैक पिकर है, रैक पिकर है, आपने देखा होगा बच्चों, जो कचरा वगैरह, मतलब स्लम एरिया में कचरा चुनते हैं, तो रैक पिकर्स हो गए। तो ये हो गए, या हम लोग कह सकते हैं बच्चों जैसे मोची, कॉबलर्स। बच्चों, हम बहुत पेमेंट तो नहीं दे देते कि इंसान अमीर हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। मतलब बस वो अपनी दिनचर्या, अपनी लाइवलीहुड्स को चला लेता है। ठीक है, ये कह सकते हैं आप हार्डली। तो ऑलवेज पुअर का मतलब हुआ बच्चों कि दीज आर द पीपल हु आर बोर्न इन पोवर्टी, जो गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में जिए, गरीबी में जी रहे और मर भी गए पोवर्टी में। तो ऐसे लोगों को हम लोग ऑलवेज पुअर कहेंगे। फिर देखिए, पोवर्टी की एक और कैटेगरी है बच्चों, दूसरी कैटेगरी है, होप सो आपको लोग को समझ में आ रहा होगा। दूसरी कैटेगरी है यूजुअली पुअर। इकोनॉमिस्ट इनको बच्चों यूजुअली पुअर की कैटेगरी में रखते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो, अब ये भी बीपीएल के नीचे हैं, बट ओकेजनली बेटर ऑफ देन दोज ऑलवेज पुअर। मतलब ऑलवेज पुअर से आप कह सकते हैं कि बेटर है। अब देखिए क्या कह रहा है यूजुअली पुअर के बारे में, दीज आर ऑल्सो बिलो पोवर्टी, बिलो पोवर्टी लाइन, but are occasionally, but are occasionally better off than those who are always
ऑलवेज पुअर, मतलब ऑलवेज पुअर लोगों से अच्छी कैटेगरी है बच्चों, बट ऐसा नहीं है कि ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। देखिए, ये भी पॉवर्टी लाइन से नीचे ही है। जो ओकेजनली पुअर है बेटा, इसमें भी जितने लोग हैं वो भी आप कह सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम आपको लेकर बताएं, मान लीजिए कोई बंदा ब्रिक क्लीन पर या ईटे भट्ठे पे काम कर रहा है। ब्रिक क्लीन, सॉरी, ब्रिक क्लीन वर्कर। देखिए, जो ब्रिक क्लीन वर्कर है ये भी पुअर्टी में ही आता है, ये भी पुअर की ही कैटेगरी में आता है बच्चों, बट माना जाता है कि ऑलवेज पुअर से ये बेहतर है, इसकी कंडीशन बेहतर होती है। या कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया उसका पोजीशन भी कंपैरेटिवली इनसे बेहतर होता है। आई बात समझ में बेटा? तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत रिच है, नहीं, ये भी पुअर ही है, बट ऑलवेज पुअर से बेहतर है। poverty lines but are occasionally better off than those who are always poor। उनसे इनकी हालत बेहतर होती है। जैसे एग्जांपल आप ले लो, अगर कंस्ट्रक्शन बहुत धड़ल्ले से हो रहा हो, कंस्ट्रक्शन लगातार हो रहा हो बच्चों, इनको लगातार वर्क मिल रहा हो, तो इनका इकोनॉमिक पोजीशन बेहतर होगा कहीं ना कहीं। आई बात समझ में बच्चों? चले हम लोग आगे। उसके बाद क्रॉनिकली पुअर, देखिए तीसरा कैटेगरी है। देखिएगा बेटा, तीसरा कैटेगरी है क्रॉनिकली पुअर। अब सर ये किस तरह के वर्कर के बारे में बात हो रहा है? ये भाई क्रॉनिकली पुअर, ये किस कैटेगरी के लोग हो गए? तो ये कहता है दिस कैटेगरी इंक्लूड्स बोथ ऑलवेज पुअर एंड यूजुअली पुअर, इसमें दोनों लोग हैं। अच्छा, तो सर क्रॉनिकली पुअर में इसका मतलब सर इसमें वो कैटेगरी के लोग हो गए जो ऑलवेज पुअर है? बिल्कुल। या सर वी कैन से जो यूजुअली पुअर है, यानी जो यूजुअली पुअर है और जो ऑलवेज पुअर है, इन दोनों का समेशन है क्रॉनिकली पुअर। अच्छा, इसका मतलब सर पॉवर्टी लाइन से ये दोनों भी नीचे होंगे? बिल्कुल। यानी सर हम कह सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, ब्रिकलिंस वर्कर हो गए, रैक पिकर्स हो गए, कॉबलर्स हो गए, ये कलेक्टिवली आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, यानी ये दोनों भी आ जाएंगे। हाँ। अच्छा सर, तो फिर जब हम अलग अलग बता दिए तो ऐसा क्यों फिर बाइफर्केशन किया गया? देखिए, एक्चुअली एक कैटेगराइजेशन की गई। एक गरीबी तो ऑलवेज पुअर हो गए, एक जो गरीब का कैरेक्टर है ऑलवेज पुअर, दूसरा कैरेक्टर था यूजुअली पुअर, और तीसरे कैरेक्टर में रखा गया बच्चों क्रॉनिकली पुअर, जिसमें दोनों है, मतलब अल्टीमेटली दोनों लोग पोवर्टी लाइन के नीचे ही। बिल्कुल। अच्छा, चौथा कौन कैटेगरी है बच्चों? फोर्थ कैटेगरी है चर्निंग पुअर्स। अब सर ये किनको कहा जा रहा है? ये किस कैटेगरी के बारे में बात हो रही है? बात सही है। देखिए, ये भी पॉवर्टी लाइन के बड़ा क्लोज होते हैं, लेकिन देखिए इनका थोड़ा सा एक कैटेगरी डिफरेंस है। आपको हम जैसे बताते हैं, मान लीजिए ये हो गया हमारा पॉवर्टी लाइन। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, चीजों को बहुत क्लियरली समझ जाइएगा। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक सीजनल वर्कर है। सीजनल वर्कर खेत में काम करने वाला होता है, जो सीजन के समय बुआई रुपाई में हेल्प करता है। या यूं कह लीजिए कि किस छोटा किसान है, स्मॉल फार्मर, थोड़ी सी जमीनें हैं इसके पास। देखिए, चर्निंग पुअर्स का मतलब हुआ कि दीज आर द पीपल हु कीप मूविंग अप एंड डाउन द पोवर्टी लाइन। मतलब ऐसे लोग कभी पोवर्टी लाइन से बेहतर भी हो जाते हैं, फिर कभी पोवर्टी लाइन के नीचे चले आते हैं। अब आप बोलेंगे सर मतलब, एक बात बताओ बेटा,
एग्जाम्पल, अगर मौसम बहुत अच्छा हो, मॉनसून अच्छा आ रहा है, हार्वेस्ट अच्छा आ रहा है, तो वर्कर को काम भी तो ज्यादा मिला। जो किसान है उसकी भी, छोटे किसान की बात कर रहे हैं, जो स्मॉल फार्मर्स है, उनकी माली हालत भी, इकोनॉमिक पोजीशन बेहतर हो जाएगी। हाँ जी सर, बिल्कुल हो जाएगी बच्चों। इनकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो बेहतर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल होगी। तो ये जो चर्निंग पुअर्स में जो लोग हैं बच्चों, ये कभी पॉवर्टी लाइन के अप, कभी पॉवर्टी लाइन के बिलो हो जाते हैं। मतलब इनका मूवमेंट लगा हुआ है। कभी हालत अच्छी भी होती है, कभी हालत बुरी भी होती है। जैसे एग्जांपल आप देखिएगा, कोविड में बच्चों, जब स्टार्टिंग का फेज एकदम स्ट्रांग लॉकडाउन था, तो जितने हमारे बिहारी मजदूर हैं, वर्कर हैं, जो भाई लोग हैं, बिहारी मजदूर भाई जो लोग बाहर रहते हैं, ये लोग सब वापस आ गए थे हरियाणा पंजाब से। एक चीज सोचिए, कोविड के समय कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे भी पहले फेज में तो इफेक्ट पड़ा ही, कुछ दूसरे फेज में भी इफेक्ट पड़ा बच्चों। तो अब ऐसे सिचुएशन में आप देखिए, उनको कहीं ना कहीं काम की तंगी हो गई। तो जाहिर सी बात है बच्चों, काम वर्क की स्कार्सिटी होगी, तो पैसों की भी स्कार्सिटी होगी, तो हालत तो थोड़ा सा बिगड़ेगा ही। तो जो सीजनल वर्कर होते हैं या छोटे किसान होते हैं, ये चर्निंग पुअर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अप डाउन होते रहते हैं। यानी आप कह सकते हो कि सम टाइम लिटिल अबव और सम टाइम लिटिल बिलो। हम कह सकते हैं, देखिए, एज चर्निंग पुअर, these people are always close to poverty line। ये क्या है बेटा? क्लोज टू पोवर्टी लाइन है। समटाइम a little above and sometime a little below। चलिए, तो चर्निंग पुअर्स का मतलब क्या हुआ कि ये वैसे पुअर्स हैं जो कभी कभी पोवर्टी लाइन के अबव हैं, कभी कभी पोवर्टी लाइन के बिलो हैं। मतलब बहुत अबव नहीं हो सकते, ऐसा नहीं कि इनकी हालत बहुत अच्छी हो जाती है, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो बहुत थोड़ा सा, समटाइम लिटिल अबव, पोवर्टी लाइन से थोड़ा बहुत बेहतर हो पाते हैं। अगर अच्छा हार्वेस्ट हुआ, गुड हार्वेस्ट मतलब गुड मॉनसून मींस गुड हार्वेस्ट, तो इनकी हालत भी बेहतर हो जाती है। चलो आगे चले बच्चों। चलिए, तो हम लोगों ने फोर्थ कैटेगरी देख लिया। अब देखिए, फिफ्थ कैटेगरी है हमारा ओकेजनली पुअर। ओकेजनली पुअर। अच्छा सर, ओकेजनली पुअर्स में कौन लोग आ रहे हैं? देखिए, सिंपल कहता है बच्चों, दीज आर द पीपल हु आर ऑफन अबव पोवर्टी लाइन बट ओकेजनली स्लिप बिलो डाउन द पोवर्टी लाइन। मतलब ऐसा नहीं कि ये पुअर है बच्चों, है नहीं, बट कुछ हालात में ये ऐसे हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए ये हमारा पोवर्टी लाइन है, पोवर्टी लाइन। एक बंदा है, एक भाई साहब हैं, जो ढाबा चला रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए इनका ढाबा है, 4 लेन पे ढाबा है, खूब बढ़िया रन कर रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा था बच्चों। एक सडन क्या हुआ कि कोविड जैसी कोई सिचुएशंस आ गई, कोई आपदा आ गई। या आपको हम एक एग्जांपल बताते हैं। गवर्नमेंट ने यहां से कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके ढाबा के पास से एक दूसरा कोई हाईवे पास कर दिया, कुछ दूर से। अब देखिए, पहले मान लीजिए इनके ढाबे के पास से रोड था, ऐसे एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। और गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, यहां से एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्रॉस करके एक हाईवे पास कर दिया। अब लोग क्या करते हैं कि इस 4 लेन से चले जाते हैं, तो इनके ढाबा पे लोगों का मूवमेंट धीरे धीरे कम होने लगा। देखिए, पहले बेहतर थे, लेकिन कुछ ऐसा सरकमस्टांसेस हुआ कि इनका बिजनेस स्लो डाउन हुआ, और देखिए ये नीचे आ गए पोवर्टी लाइन पर। मतलब पोवर्टी लाइन के नीचे आ गए।
एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि चलो अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इसी हाईवे के पास इनका ढाबा था, एक सडन एक नेचुरल डिजास्टर आती है, एक आपदा आती है, कोविड जैसा सिचुएशन आता है बच्चों। कोविड, कोरोना, कोरोना एक महामारी के रूप में आता है बच्चों, और ये क्रिएट कर देता है लॉकडाउन। पता चला बेटा ये ढाबा महीनों का महीने बंद रहा, 4-6 महीने ढाबा बंद है क्योंकि गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही, बंद है। तो बेटा कितने दिन, जाहिर सी बात है, स्मॉल छोटा बिजनेस था, छोटा ढाबा था, छोटा रेस्टोरेंट था, कितना दिन टिकता? प्रॉब्लम तो होगा। बिल्कुल सर। तो एक सर्टेन टाइम के बाद इनकी इकोनॉमिक पोजीशन धीरे 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 खराब होने लगी, और ये कहां पहुंच गए? बिलो बीपी, सॉरी, बिलो पोवर्टी लाइन, पोवर्टी लाइन के नीचे आ गए। तो ऐसे पुअर्स को हम लोग ओकेजनली पुअर्स कहते हैं। कह सकते हैं बच्चों आप कि किसी हालात के कारण या किसी सरकमस्टांसेस कह लीजिए या बदकिस्मती कह लीजिए, मिसफॉर्च्यून, ऐसा कुछ हो जाता है जब जिंदगी में, तो हम लोग यहां चले आते हैं, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। आई बात समझ में बच्चों? तो ये भी एक यस वजह सर। है ओकेजनली पुअर्स में, ये होते नहीं है, बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू बैड सिचुएशन, या आप कह लीजिए मिसफॉर्च्यून, ऐसा हो जाता है। तो चीजें क्लियर है। चलिए, एक और कैटेगरी है बच्चों, ट्रांजिएंट पुअर। अच्छा, ट्रांजिएंट पुअर कौन है भाई? अब आप सोचेंगे सर ये मतलब कहाँ का समेशन है? देखिए बच्चों, कहा जाता है ना कि दोज इन द कैटेगरी ऑफ चर्निंग पुअर, जो चर्निंग पुअर है ना, ओकेजनली पुअर, पुट टुगेदर, यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि जो ट्रांजिएंट पुअर है, ये समेशन है किस चीज का? चर्निंग पुअर्स प्लस ओकेजनली पुअर्स का। यानी बच्चों, चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर को अगर हम लोग कंबाइंड स्टडी करते हैं, तो वी कैन से कि ये लोग क्या है? ट्रांजिएंट पुअर है। आई बात समझ में बच्चों? आइए, तो हमको लगता है यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई। हमको नहीं लग रहा कि बहुत प्रॉब्लम। आइए अब हम लोग टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों यहां से। अब देखिए क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि सर ये तो हम लोग समझ आए, सर चर्निंग पुअर्स क्या है, ओकेजनली पुअर्स क्या है, बैड लक के कारण अभी हम लोगों ने देखा, ऑलवेज पुअर, यूजुअली पुअर, ट्रांजिएंट पुअर्स। चलिए, तो पुअर्स की जो पोवर्टी की जितनी कैटेगराइजेशन है वो हम लोगों ने देख लिया, वहां तक कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं है बच्चों। अब देखिए, अब थोड़ी सी चीजें हम लोगों को क्या समझनी है, इस पर बात करते हैं। सर पोवर्टी के कितने कॉजेस हैं? पोवर्टी का वजह क्या है सर हमारे देश में? बेसिक वजह क्या है सर, पोवर्टी क्यों क्रिएट हो रहा है? देखिए बेटा, एक्चुअली में पोवर्टी का कोई एक वजह है नहीं। आइए अभी हम लोग सभी चीजों को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए बेटा, एक्चुअली कॉजेस ऑफ पोवर्टी इन इंडिया, अगर हम लोग इंडिया में पोवर्टी के कॉजेस पे बात करें, तो इसको बहुत बढ़िया से बच्चों कैटेगराइज की गई है, क्लासिफाई किया गया है एकदम से, बहुत सारे कैटेगरीज में इसका बाइफर्केशन किया गया। आइए जरा हम लोग कैटेगरीज को देखते हैं और थोड़ा समझते हैं। कहता है बच्चों, कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोवर्टी इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। अब देखिए बेटा, वो 3 कैटेगरीज क्या है? कहा गया इकोनॉमिक कॉजेज, सोशल कॉजेज, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। और बच्चों, आपको रियलाइज होगा बेटा कि ये जो पॉइंट है 100% वैलिड है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा वजह आर्थिक कॉजेज है हमारे यहाँ, इकोनॉमिक कॉजेज है, कुछ बच्चों सामाजिक वजह है हमारे यहाँ, सोशल कॉजेज है,
तीसरा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज भी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं इकोनॉमिक कॉजेज पर। सर इकोनॉमिक कॉजेज हमारे यहाँ कैसे काम मतलब डिपेंड कर रहा है? देखिए, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। बच्चों जब हम लोग आजाद हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम लोग की जो डिपेंडेंसी थी वो एग्रीकल्चर पे बहुत हाई थी। आपको भी पता है कि उस जमाने में बच्चों लगभग 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थे। जब हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा है तो ये चीजें वही हम लोगों को क्लियर हो गई। अप्रॉक्स 72% पॉपुलेशन, यानी आप इस बात को कहीं ना कहीं समझते भी हैं, मानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे हैवी प्रेशर था। और उस तरीके से बच्चों एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ नहीं हो रहा है, हुआ। तो बेटा जब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ नहीं हुआ उस जमाने में, या ग्रोथ नहीं था, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिकली एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर रहा है। तो जब एग्रीकल्चर इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगी। यानी कि हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जिस वर्क में हम लोग जुड़े हैं उसका भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना बहुत बड़ा वजह है। दूसरा सबसे बड़ा वजह बच्चों दिखता है लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बड़ा लिमिटेड था। आपको भी पता है सर कि चूंकि हम लोग जब आजाद हुए बेटा तो हम लोग बहुत ज्यादा ही वीक थे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, टेक्नोलॉजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, हर एंगल से बच्चों हम लोग बहुत बहुत ज्यादा वीक थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी तो हमारा बहुत स्लो था। इवन सो बच्चों अगर स्लो नहीं होता तो इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 क्यों गवर्नमेंट को स्टार्ट करना पड़ता? और ऐसी कितनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाया, उस पर वर्कआउट किया, क्यों? ताकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो होगा बेटा तो जाहिर सी बात है हमारे देश में नेशनल इनकम बढ़ेगा। नेशनल इनकम बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि हमको अगर बैकवर्डनेस से निकलना है, पिछड़ेपन से निकलना है, तो हमारे पास एक ही उपाय था कि हम ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे बढ़े। इस बात को आप क्लियरली समझते हैं। देखिए, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एक और सबसे बड़ा वजह है बेटा, कैपिटल फॉर्मेशन। आपको पता है कि हम लोग इकोनॉमिकली, हमारी गवर्नमेंट बहुत वीक थी, हमारे यहाँ जो लोग थे वो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड थे, तो हमारे पास कैपिटल था ही नहीं बिजनेस करने के लिए। हमारी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लो था बेटा, सेविंग का लेवल बहुत लो, इन्वेस्टमेंट बहुत लो, इनकम लोगों का लो होगा बेटा, तो जाहिर सी बात है सेविंग भी कम होगा, सेविंग कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो ये एक विशेष साइकिल बना देता है ना, ये एक साइकिल क्रिएट कर देता है। सोचिए, एक प्रॉब्लम कितने प्रॉब्लम को पैदा करता है। तो अगर देश में प्रोडक्टिविटी लो है मतलब इनकम लो है, इनकम लो है तो जाहिर सी बात है बच्चों सेविंग लो होगा, और सेविंग लो हुआ मतलब इन्वेस्टमेंट लो हुआ, और ये फंक्शन लगातार रन करता है और ये इकोनॉमी को स्लो डाउन कर देता है। और कैपिटल फॉर्मेशन की कमी के कारण इकोनॉमी और स्लो हो गई बच्चों। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक एक्सेप्टेबल टॉपिक है जो हमें स्वीकार करना होगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बच्चों हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की सच में बहुत कमी थी। रेल, रोड, वाटरवेज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सभी चीजें बहुत स्लो थी। तो बेटा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा तो ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को एडवर्सली इफेक्ट करता है। आप भी मानते हैं सर, कहीं ना कहीं बच्चों इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इसका बड़ा एक गंदा प्रभाव, गंदा इंपैक्ट दिखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण ऐसी चीजें होती हैं, ये इसका आपको असर देखने को मिलता है, नो डाउट, ये तो आपको दिखेगा ही। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा बच्चों। और इकोनॉमी स्लो होने लगी और पता चला बेटा हम गरीबी से बाहर ही नहीं निकल पाए। अगर हमारे यहाँ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो बेहतर इंडस्ट्रियलाइजेशन होती, बेहतर इनकम होता, और शायद इतनी पॉवर्टी क्रिएट नहीं होती। और आपको भी पता है बच्चों, दुनिया में जितने भी पुअर्स हैं उसके 1/5 इंडिया में रिसाइड करते हैं। ये बात मैंने, हम लोगों ने सुबह में भी पढ़ा है कि पूरी दुनिया की ये जो पुअर्स हैं उसका 1/5 हमारे देश में अकेले रहते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद बच्चों कहता है लैक ऑफ इफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। इसमें भी कोई दोहराया नहीं है बच्चों, हमारे यहाँ बिजनेस को लेकर उस तरीके से लोगों में, आप कह सकते हैं कि पैशन नहीं था उस जमाने में।
एंटरप्रेन्योर स्किल्स नहीं थे बेटा। हम एक एक्टिव रोल प्ले ही नहीं करना चाहते थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अगर हमें सबसे ज्यादा उस दौर में मिडिल क्लास को अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज दिखता था तो वो था एग्रीकल्चर। हमारा झुकाव, हमारा लगाव एग्रीकल्चर की तरफ बहुत ज्यादा था। हम लोग टेक्निकल नॉलेज में मूव नहीं कर रहे थे बच्चों। यानी वी कैन से कि एंटरप्रेन्योर इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल नॉलेज। तो हमारा टेक्निकल नॉलेज, हमारा व्यूज, हमारा एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, और इस चीज पे कहीं ना कहीं कमी थी। तो लैक ऑफ इफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। आई बात समझ में बच्चों? तो बहुत वजह था। अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि हमारे पास बेसिक वजह है, कुछ इकोनॉमिक कॉजेज भी हैं, सोशल कॉजेज भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं। ऐसा नहीं है बच्चों कि गवर्नमेंट की गलती नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में गलती नहीं। आपको भी पता है हमारे यहाँ जो पॉलिसीज बनती है वो बहुत बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। अगर इंप्लीमेंट होता है तो उसका कोई फीडबैक नहीं लिया जाता। ये आप मानते हो, इसमें कोई दोहराए नहीं है, ये एक्सेप्टेबल पॉइंट है और बड़ा वैलिड पॉइंट है। आप भी इस चीज को समझते हैं। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर देती है चीजों को सही तरीके से, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में है बच्चों कमी। इसलिए तो फैक्ट है, ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये कड़वा सच है। चलिए आइए बच्चों, देखिए हम लोग पॉवर्टी के कॉजेस को पढ़ रहे थे, तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए देखिए बच्चों, एक सबसे इंपॉर्टेंट वजह को माना गया है ब्रिटिश रूल। देखिए बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी पे। देखिए सबसे पहला वजह ब्रिटिश रूल को माना गया है। कहा गया देयर वाज द सब्सटेंशियल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक्चुअली हुआ क्या ना बेटा, कि जब ब्रिटिश रूल हम पे हुआ, ब्रिटिश रूल करना शुरू किए, इन्होंने इकोनॉमिकली हमारे देश को बहुत पुअर कर दिया। चाहे इनका टैक्सेस का वजह रहा हो बेटा, इनका बिजनेस का वजह रहा हो, या यूं कह लीजिए इन्होंने हमारे इंडस्ट्रीज को तोड़ दिया, या किसानों के ऊपर फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन हो गया। देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी पहला चैप्टर एग्रीकल्चर का पढ़ा है, ब्रिटिश के सारे चीजों को पढ़ा, उन्होंने किस तरीके से हमारे इंडस्ट्रीज को तोड़ा, हमारे फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया, जमींदारों का एक्सप्लॉयटेशन, एक मतलब परमिशन दिया एक्सप्लॉयटेशन के लिए, तो नवाबों का, राजाओं का किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया। तो बेसिक कहने का ये मतलब वजह हुआ बच्चों कि ब्रिटिश रूल के आने से जो हमारा नींव है, जो हमारा पिलर है, वो धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। मतलब हमारी जो कंट्री है, हमारे देश के जो लोग हैं, वो आर्थिक रूप से वीक होते चले गए, क्योंकि टाइम टू टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट का अलग अलग रूल्स आता चला गया, अलग अलग तरीके आते चले गए, और ये धीरे धीरे हमारे देश को इकोनॉमिकली वीक करते चला गया। तो बेसिक वजह बच्चों, सबसे बड़ा तो फाउंडेशन माना जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पोवर्टी का एक सबसे बड़ा वजह है। ऐसा नहीं बेटा इससे पहले हम पुअर नहीं थे, ऐसा नहीं कह सकते, हम पुअर थे, बट इनके आने से एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादा बढ़ गया, वी कैन से। उसके बाद बच्चों, दूसरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। हमारे देश में जो जमीनों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, रिसोर्स का, वो अनइक्वल। बच्चों समाज के कुछ वर्ग रिसोर्स ज्यादा ले गए, समाज के कुछ वर्ग रिसोर्स उन्हें कम मिला। और जो समाज के रिच सेक्शन थे बच्चों, ये आपको भी पता है, वो हमेशा पुअर सेक्शन का एक्सप्लोटेशन। जमींदार क्या कर रहे थे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा भी है जमींदारी सिस्टम के बारे में। ऑलरेडी पहले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है कि जमींदारी सिस्टम में क्या हुआ, एक्सप्लोटेशन हुआ। बेसिकली एक्सप्लोटेशन ही तो किया गया। लैंडलॉर्ड ने लेबर्स का, लैंडलेस लेबर्स का क्या किया, एक्सप्लोटेशन किया है। तो ये चीजें बड़ा कॉमन है, और जहां से पॉवर्टी धीरे धीरे बढ़ता चला गया, क्योंकि बेटा उनको मौका ही नहीं मिल पाया इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने का। वो लगातार पूरी जिंदगी को एक्सप्लॉयटेशन के फेज में ही उन लोगों ने जिया। तो ये एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट वजह रहा पॉवर्टी का। ओके चलो नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। ये भी हम लोगों ने बेटा पहले पढ़ रखा है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ठीक है। द पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर द कल्टीवेशन हैज स्टेडली डिक्लाइन। बच्चों जो कल्टीवेबल लैंड है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा।
वीकर सेक्शंस का। कैसे भाई? स्मॉल फार्मर्स, सिंपल लोन लेना और लोन के ट्रैप में फंसना, ये भी जो धीरे धीरे इकोनॉमी और लोगों को क्या करता चला गया, वीक करता चला गया। ओके, अब देखिए बेटा, अब आप सोचेंगे कि सर एक बात बताइए, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन तो समझ में आया, ब्रिटिश रूल का एक्सप्लॉयटेशन समझ में आया, ये सामाजिक वजह कैसे है? देखिए, हमारे देश में ना सोशल कॉजेस पे अगर बात करें तो एक कॉमन सा है, हम लोग थक हार के किस्मत को ब्लेम कर देते हैं। कॉमन पीपल इन इंडिया बिलीव इन फेथ। ये बहुत सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। हम बिना मेहनत किए पहले कैसे सोच लें कि नहीं मिलेगा? ये ट्रेंड है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ जो लोग हैं बेटा, ये बहुत हद तक बाउंडेड बाय कास्टिज्म, रीजनलिज्म। ये जो हमारे यहाँ ट्रेंड है ना, ये चीजों को आगे बढ़ने नहीं देता है। डेवलपमेंट में एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बनता है बच्चों, कास्टिज्म, रीजनलिज्म, ये भी एक वजह है। सामाजिक वजह में एक और आपको दिखेगा बच्चों, चाइल्ड मैरिज। अब आप सोचेंगे कि सर चाइल्ड मैरिज का क्या रिलेशन है? आप कह रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज भी एक वजह है, तो कैसे सर? बच्चों एक बात बताओ, चाइल्ड मैरिज से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप अर्ली स्टेज में बच्चों की शादी करेंगे तो इसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट है कि उस इंसान का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। सोचो, ये बच्चा कभी पढ़ ही नहीं पाएगा सही तरीके से। इसको जितना वक्त मिलना चाहिए था अपने जिंदगी के ग्रोथ के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, वो मिला ही नहीं। ये लाइफ में सेटल ही नहीं हो पाया सही तरीके से। तो बच्चों ये पॉवर्टी से बाहर कैसे निकलेगा? दूसरा, अर्ली स्टेज में जब शादी होती है तो नंबर ऑफ बच्चे, नंबर ऑफ चाइल्ड ज्यादा होते हैं बच्चों। बिग फैमिली, बिग एक्सपेंडिचर, तो पॉवर्टी के कॉवेब में तो फंसा रहेगा। ये भी एक वजह माना गया है बच्चों। इलिटरेसी, इलिटरेसी भी एक सामाजिक वजह है बच्चों, गरीबी का। इंसान जब अनपढ़ होता है तो वो बहुत बैकवर्ड सोच रखता है, वो एक पिछड़ा सोच रखता है, वो कुछ बेहतर करने के लिए कभी सोचेगा ही नहीं, वो थक हार की किस्मत पर रुक जाएगा। तो कुछ हमारे यहाँ देश में बच्चों सामाजिक वजह भी है, और नो डाउट पॉलिटिकल मैटर तो है ही इसमें, इससे तो हम लोग दोहराए नहीं करते और ना पीछे हट रहे हैं कि सर पॉलिटिकल वजह नहीं है। बिल्कुल सर, पॉलिटिकल वजह भी है हमारे यहाँ पॉलिटिकल वजह भी है पिछड़ेपन का, क्योंकि गवर्नमेंट सही तरीके से रिव्यू नहीं करती है, ये भी एक मैटर है। चलिए, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बिल्कुल सर, बिल्कुल ये भी एक फैक्टर है बच्चों। इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो होगा तो जाहिर सी बात है बेटा, इनकम का लेवल भी स्लो होगा, इससे हम डिनाई थोड़ी कर सकते हैं। महंगाई तो आप जानते हैं सर, महंगाई अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि जब प्राइस राइज होता है तो इंसान का जो रियल इनकम है बेटा वो कम हो जाएगा। पॉपुलेशन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, अमीर और गरीब के बीच जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे देश में बड़ा अनइक्वल है, ये बात आप बेहतर तरीके से समझते हैं। और इनकम का सही तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है बच्चों, ये भी एक प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन, इलिटरेसी, डेब्ट ट्रैप, डेब्ट ट्रैप तो हम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर में भी डिस्कशन कर चुके हैं। किस तरीके से बच्चों जो अनएजुकेटेड पुअर्स होते हैं, अगर वो लोन लेते हैं, या छोटे किसान जब बड़े किसान से, जमींदारों से, मनी लेंडर से लोन लेते हैं तो वो डेब्ट ट्रैप में फंसते हैं। तो ये सब कुछ वजह है बच्चों, कुछ नहीं, आप वजह अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो पॉवर्टी जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वी कैन से। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसको अगले क्लास में और डिस्कस करते हैं बच्चों, इसको यहां तक रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में 2-3 क्लास और लगेगा, फिर हम लोग का चैप्टर ओवर हो जाएगा।